स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। मौजूद सामईन, आप जानते हैं कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप अब शुरू होने वाला है। 2 जून को इसका आगाज होगा। पाकिस्तान अपना मैच 6 जून को खेलेगा और पाकिस्तान का मैच होगा अमेरिका के खिलाफ। अब जो गुज़िश्ता शब हमने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन आप चाहते होंगे कि इस सिलसिले में मालूम किया जाए कि पस पर्दा हकाइक क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ये बात तयशुदा है कि हमारी गुज़िश्ता कई हफ्तों से फॉरेन टूर्स में बजट पर भी जो न्यूजीलैंड की टीम आई थी, परफॉर्मेंस गैर तसल्ली बख्श है। सिलेक्शन पर भी कुछ एतराजात हैं, लेकिन मजबूरी तौर पर अब हमें करना यह है कि टीम को बैकअप करना है और मायूसी को नहीं फैलाना। टीम के हवाले से दोनों रुख जो हैं, जो हक में हैं, जो किसी हद तक काबिल तशवीश हैं, उन पर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और तजज़ियाकार कमेंटेटर जनाब सलमान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम राजा साहब, बहुत शुक्रिया। बट सब ये मुझे लगता है अगर ये हम चारों मैच खेलते तो पलड़ा इंग्लैंड का हावी होना था। कल भी बुरे तरीके से हारे ना। तो वो स्पिनर खिला रहे हैं, इंडिया 3-3 4-4 स्पिनर्स लेकर जा रहा है। हमारे पास एक स्पिनर है, उसको भी हमने कंसिडर नहीं किया, बरार को। और फिर बैटिंग भी नहीं चल रही, बॉलिंग पर भी पेस पर ही आउट किए हारिस रऊफ ने। कोई सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श है। बताइए कि क्या होना चाहिए। क्या बताऊं मैं, या तो मुझसे कह दें कि सिर्फ आपने हौसला अफजाई करनी है, या मैं आपको फैक्ट्स बता दूं। जी, तो हौसला अफजाई तो यही है कि जनाब अभी तो अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह, बहुत दिन हो गए, लेकिन किसी मैच में तो फॉर्म आएगी। ठीक है, क्योंकि हम ये बातें तो करते हैं कि यार एबिलिटी है, ये प्लेयर्स पहले बहुत अच्छा कर चुके हैं, लेकिन कुछ अरसे से फॉर्म में नहीं। लेकिन अगर हम फैक्चुअली देखें कि क्या ये फॉर्म ही है, क्या अगर हमें पिच की लेंथ रीड ना करनी है कि इस पिच पे किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है, तो क्या इसका फॉर्म से ताल्लुक है? क्या हमें इस पिच के ऊपर कौन सी टीम खिलानी है इसकी समझना है, तो क्या इसका फॉर्म से ताल्लुक है? क्या हमें अंदर फील्डिंग पोजीशन अच्छी ना की जाए, या हमें ये ना समझ आएगा इसमें हमें आउट करके जीतना है, हम स्लिप ले लें, बॉल मूव कर रहा है, तो क्या ये फॉर्म से ताल्लुक है? ये सारी चीजें जनरल क्रिकेट की नो हाउ है, गेम अवेयरनेस है, टेक्निकल चीजें हैं। और अगर हम इनमें लैग करेंगे, अगर हम सिलेक्शन के ऊपर किसी तरह से तनकीद करते हैं, तो क्या इसका क्रिकेट टीम की फॉर्म से ताल्लुक है? हरगिज नहीं। तो आई थिंक ये वो चीजें हैं, वो वाले मैटर्स हैं विच कैन बी पुट राइट, प्रोवाइडेड कि आपको सही बात पता हो और उसके बाद आपकी इम्प्लीमेंटेशन की कैपेसिटी हो। तो मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान चीजों को पिक ही लेट कर, प्रिएम्प्टिवली नहीं कर पा रहा, पहले से नहीं ये देख पा रहे कि इस जगह पे करना क्या है। और कल अगर हम देखें, कल की मिसालें लेते हैं, इस पिच के ऊपर थोड़ा दूर गेंद करने वाली पिच थी, वहां से मूवमेंट मिल रही थी। हारिस रऊफ ने जब लेंथ बॉलिंग शुरू की पहले ओवर के बाद, तो वो 2 ओवर अनप्लेबल हो गए और बीट पे बीट करते रहे, एज पे एज लगते रहे, लेकिन वहां पे हमने कप्तान की तरफ से कोई स्लिप नहीं देखी, कोई फ्लाई स्लिप नहीं देखी। कई एज गए गली और थर्ड मैन की तरफ, लेकिन हमारी तरफ से कोई स्लिप खड़ी नहीं हुई, हमारी तरफ से कोई इनोवेटिव फील्डिंग नहीं वहां पे आई। बजाय कि एक तेज और बाउंसी पिच पे स्पेयर ऑफ द विकेट फील्डर खड़े होते हैं, हमारे फील्डर थोड़े सामने खड़े हुए और हमने सारा का सारा नया बॉल आगे से स्विंग करने की कोशिश की, जो हम हर जगह करते हैं, चाहे पाकिस्तान में मैच, चाहे दुबई में हो, चाहे कहीं पर भी हमें उस पर सक्सेस मिलती रही है। लेकिन कई जगह पर वो जब आप जल्दी भांप लेते हैं 1-2 ओवर में कि यार ये लेंथ नहीं है, आज लेंथ दूसरी है, वो वाली चीज हमें नजर नहीं आती। बैटिंग में आप देख लीजिए कि आखिरकार हम वापस पहुंच गए हैं रिजवान और बाबर के पैर पे, और कल फिर कोई विकेट नहीं थी पाकिस्तान मिली हुई है, 65 रन थे 6 ओवर में। हालांकि वो एक कह लें कि कॉशियस बैटिंग एफर्ट था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि हमने करके दिखाना है, वरना ये तो पहले ही हमें चेंज करना है। तो वो एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है कि बस तेज खेलना है, जिसमें आप अपना पास स्कोर भी अचीव नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक ये एक अच्छे स्टार्ट के बाद 65 पे कोई आउट नहीं, 84 पे 4, तो इनिंग नेवर रियली टुक ऑफ इन टर्म्स ऑफ अ बिग पार्टनरशिप, और पाकिस्तान की विकेटें गिरती रही। और फिर एक जो बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग चीज है, सॉरी ये आंखें बंद करने वाली बात है, कि वी आर नॉट कंफर्टेबल अगेंस्ट जेन्युइन पेस मिडिल ऑर्डर के अंदर। कल हमने देखा उसका मुजाहरा, पहले मैच में भी देखा उसका मुजाहरा, और बेशतर अगर आप पीछे जाके वीडियोस देख लें, तो अगर कोई जेन्युइन पेस हमारे खिलाफ मिडिल में बॉलिंग करती है, तो हमें कोई इतना आसानी नहीं होती, हमारे लिए मुश्किलात होती हैं। तो ये वो चीजें हैं जो प्रैक्टिस से मसले हल हो सकते हैं, या और करते भी होंगे प्रैक्टिस, बट आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे पास वो अच्छे खासे तेज बॉलर भी हैं, फिर भी हमें खेलने में मसला हो रहा है। तो जिन टीमों के पास है ही नहीं, वो भी अच्छा खेल लेती हैं। अच्छा भट्ट साहब, एक और चीज है, मुझे जरा बताइए, यू आर सीनियर क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, मुझे भी एक अर्सा धाइयां हो गई है इस सारे सिलसिले में।
जो चीज सबसे अव्वलियत हासिल है बाबर आजम साहब को, वो उनका एतमाद है। और उस एतमाद की बुनियाद पर वो ये तासुर देते हैं हम जैसे लोगों को कि चीजें इनके कंट्रोल में नहीं है, इनके इल्म में नहीं है। मिसाल के तौर पर हमने उस दिन भी किसी फोरम पर यह बात की थी, फखर जमान को अब लगता है सदियां हो गई है खेलते हुए। जब एक आपको जैकपॉट लग गया छक्के का दूसरी गेंद पर, उससे अगली गेंद पर आप स्टंप आउट होते बच जाते हैं, आप आधे विकेट पर पहुंचे हुए हैं, उसका उसी ओवर में आप अपनी विकेट खो देते हैं एक ऊंची हिट लगाते हुए, जिसे कहते हैं आए बाइश आए। अच्छा, अब इसमें ये इनसे बेहतर खिलाड़ी पाकिस्तान के पास कौन है? बाबर आजम से बेहतर खिलाड़ी दुनिया के पास कोई नहीं है। लेकिन इसका हमें क्या फायदा हो रहा है कि जो शायकीन क्रिकेट चाहते हैं, उसकी जो तवक्कुआत हैं, वो इनसे मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं, लेकिन ये मैदान के राजी नहीं है, ना ये गुफ्तार के राजी हैं। अब बताएं इस सिलसिले में क्या तरबियत साजी इनको कर सकता है हेड कोच या फॉरेन कोच? यानी ये मुझे लगता है बेउस्तादे हैं। ये इसलिए बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने सारे रमूज़ अफ़कार इस क्रिकेट के देखे हुए पिछले 15-20-25 साल में, तो बेहतरी कैसे हो सकती है? क्या हमें देसी कोच आना चाहिए जो लठ मारे इनको? राजा भाई, सेंस शुड प्रिवेल। आप वो करें जो करने की जरूरत है, आप अननेसेसरी बल्ला ना घुमाएं, और जहां पर जरूरत है वहां पर आप अक्ल से काम लें। देखिए, क्रिकेट खेलते हैं आप तो एक बॉल के ऊपर 3-3, 4-4 स्ट्रोक्स की ऑप्शन बना सकते हैं अगर आप इतने ठीक है। और आप सिचुएशन रीडिंग आपको आनी चाहिए कि कौन सी इस मौके पे, इस पिच पे, इस बॉलर को इस फील्डिंग के अंदर कौन सी मैनेज बनानी है, किस तरफ जाना है, किस तरफ जो है ना जाने में खतरा है, किसमें खतरा कम है। अब आपने भी मिसाल दी फखर जमान के आउट होने की, तो पहले हिट मारी, फिर टचे स्टंप होते, फिर मार दी। तो आपको नहीं लगता कि माइंडसेट सिर्फ ये है कि बस मारे जाओ और जो मर्जी हो जाए, आपने 200 करना? यस, यू वांट टू क्रिएट मैडनेस, बट देयर इज अ मेथड टू मैडनेस। उसका कुछ तरीका होता है। पिछले मैच में इफ्तिखार ने 16 रन करने के बाद उसी ओवर में फिर बड़ी हिट मारी, उन्होंने अपनी विकेट दबा दी। ठीक है, कल के मैच में उन्हें पता था कि उनके साथ टेल एंडर्स खेल रहे हैं, उन्होंने फिर हिट मार दी और अभी ओवर पड़े थे, और जिस तरह की उन्होंने हिट मारी तो 3 बंदे मिड विकेट के पीछे खड़े, वो उधर ही मारते हैं और कहीं मारते हुए आउट नहीं होते। या उन्हें हमने देखा पूरा साल जो उन्हें शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर वो कंफर्टेबल नहीं थे, यानी वो मारते थे लेकिन वो आउट होते रहे उस पर ज्यादातर। और अब वो मिड विकेट के ऊपर पिछले दोनों मैचेस में बड़ी हिट लगाते थे उसमें। तो हम भी फॉल एंड पैटर्न, हम सबसे ज्यादा ऑल आउट होने वाली टीम है। और आई होप कि गैरी कर्स्टन जो है, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े प्लेयर थे और एक बड़ी टीम के वर्ल्ड कप कोच रहे और वर्ल्ड कप जीता, और उसमें बड़ी टीम इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास बैटर्स थे उसमें। तो मे भी वो किसी वक्त इन बैट्समैनों के साथ बैठे और इनसे वो बात करेंगे जो बैटिंग की अप्रोच है एक्चुअल में क्या होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ तो ज्यादातर तो जो शोर मचता है बैटिंग के ऊपर, वो तो बॉलरों ने मचाया होता है, जिनकी बारियां 3-4 ओवर में आती थी, और वो इस तरह का शोर मचाते हैं कि जी मारो 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 200 करो, देखो दूसरी टीमों के बैट्समैन क्या करते हैं। कभी आपने ये सोचा कि हम बॉलिंग में क्या करते हैं कि हमें होता ही 200? अभी देखे ना, अभी एक सिचुएशन है, बॉलिंग पे सवालिया निशान बनाया है कि हमें क्यों 200 पड़े जा रहा है बार बार। तो ठीक है, आपकी बैटिंग अच्छी नहीं है, वो बैटिंग तो बैटिंग है, बॉलिंग की सुभान अल्लाह हुई। यानी कि अगर एक कल हारिस का स्पेल बहुत अच्छा शानदार रहा, लेकिन अगर उससे पीछे चले जाए तो बाय एंड लार्ज तो हमें मार ही पड़ रही है। दुरुस्त फरमाया आपने। आप क्योंकि मुझे एक महदूद वक्त के लिए मैंने आपसे दरख्वास्त की थी, आपकी मसरूफियात भी हैं, बस एक चीज आखिर में जरूर कहूंगा कि हमारे जो 2 बड़े कामयाब कप्तान कहे जाते हैं, उनको ग्रेट कप्तान कहा जाता है, उनका एक खास तर्ज अमल था खिलाड़ियों के साथ। फिर अब हम देख रहे हैं कि हमें हर शोबे में, जैसे आपने कहा कि कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ क्राइसिस हैं और कुछ शॉर्टकमिंग है बड़े सतह पर। अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि जैसे अब गैरी कर्स्टन का आपने जिक्र किया, उनका हमें एहतराम करना चाहिए, उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, विशफुल रहना चाहिए, ये टीम अच्छा परफॉर्म करे। जनाब सलमान भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और बड़ी अच्छी बातें हमारे सामने की नजर की। बहुत शुक्रिया राज साहब। ये थे साबिक कप्तान सलमान भट्ट। सामीन इकराम, जुमेरात के रोज पाकिस्तान की कौमी वॉलीबॉल टीम ने पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियन वॉलीबॉल टीम को 3-0 से वाइट वॉश कर दिया। ये मुकाबला इस्लामाबाद में हुआ। इस मौके पर मेहमान खुसूसी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद थे।
उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन चौधरी मोहम्मद याकूब के साथ खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम की क़यादत मुराद जहां कर रहे थे। वॉलीबॉल के शायकीन के लिए ये बहुत अच्छी खबर है और बजा तौर पर पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ी, मुंतजमीन और चेयरमैन चौधरी मोहम्मद याकूब एक शानदार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। याद रहे कि पाकिस्तान की टीम अगले माह एशियन कन्फेडरेशन चैलेंज कप में शिरकत करेगी। इस इवेंट में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी शामिल होगी। वॉलीबॉल के ये इंटरनेशनल मुकाबले बहरीन में मुनक्किद किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने चौधरी मोहम्मद याकूब, चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन से मुलाकात का पहला हिस्सा पेश किया। अब पीछे खिदमत है इस मुलाकात का दूसरा और आखिरी हिस्सा। अच्छा, मैं यहाँ पर सामीन को यूं बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं एक अहम सवाल करूं। चौधरी मोहम्मद याकूब साहब पुलिस में आला तरीन ओहदे तक पहुंचे, ये कुछ और काम भी कर सकते थे। जैसे हमारे यहाँ पे एक सतह पर एक रवाज भी है, लेकिन इन्होंने खेल को अपना ओढ़ना बचोना बनाया और वो वॉलीबॉल है। और ये पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के सदर भी हैं। अभी मैं पिंक गेम्स में एज एन ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर था। इंग्लिश यूनिवर्सिटी जो खवातीन की जो मुख्तलिफ 6 सेक्टर उनमें खेलें हुई। क्या वॉलीबॉल में आपकी कोई अलहदा से कोई बॉडी है, या आप इस खेल के हवाले से अगर है तो क्या इकदाम कर रहे हैं या क्या और करना चाहते हैं? हमारी वुमेन टीम है। हम पहले उसकी तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे सके थे, क्योंकि वही फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मसला था, हमारे वसाइल इतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन अब हमने वुमेन वॉलीबॉल को डेवलप करना शुरू किया। अब इस वक्त हमारी वुमेन टीम है और इंशाल्लाह हम साउथ एशियन गेम्स जो हो रही है अगले साल, इसमें पाकिस्तान की टीम शिरकत करेगी और हम इसको इंटरनेशनल मुकाबले में भेजेंगे। अभी ये टीम जो है ये इसी महीने इतनी जा रही है। हमारे पास इंटरनेशनल कोच है जो की है। अच्छा। और उसको हमने इंटरनेशनल बॉडी के तावन से यहाँ पे मंगवाया है। अच्छा। उसकी सर्विसेज ली हैं। हम वुमेन टीम के ऊपर अब खर्च कर रहे हैं, उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारी नई बच्चियों को, जिनकी यंग एज है और जिनकी फिजिकल कंडीशन जो है ऐसी है कि वो हाइट है और इस किस्म की चीजें हैं, तो ये एक इंसेंटिव क्रिएट हो जाएगा वुमेन टीम के लिए। मैं तमाम वुमेन्स को, जो बच्चियां जो हैं, उनको ये कहूंगा, और स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल्स को उसके ऊपर जोर दें। हम उनको नेशनल टीम के अंदर ट्रेनिंग के लिए लेके आएंगे और उसके बाद उनको डेवलप करेंगे। और वो भी इसी तरह से जिस तरह लड़कों ने एक इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो भी इसी तरह से कर सकती हैं। आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को देख के जो पिछले सालों में हुई और खासतौर पर एशियन गेम्स में हुई, ऑस्ट्रेलिया ने, अब हम खेलने के लिए जा रहे हैं चैलेंज कप बहरीन से। अच्छा। और ये एशियन चैलेंज कप है, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी जाना था। तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की कि हम पाकिस्तान में आके एक 3 मैच सीरीज खेलना चाहते हैं। वंडरफुल। ऑस्ट्रेलिया की टीम 26 तारीख को पाकिस्तान आ रही है इस्लामाबाद। 27 को उनका रेस्ट डे है, उनकी ट्रेनिंग है। और 28, 29 और 30 इसी लियाकत जिम्नेजियम में एग्जैक्ट 6:30 बजे वॉलीबॉल तीनों मैचेस होंगे। और ये सीरीज के मैचेस ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया का लेवल काफी अच्छा है जी, और लोगों को एक बड़ा अच्छा वॉलीबॉल देखने को मिलेगा। अब ये एक सवाल आपसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे सा सवाल है, आई होप मुझे में दिला को बंद कर देंगे कि जो फिजिकली हमारे स्ट्रक्चर हैं हमारे नौजवानों के, हाउ यू टैलेंट हैंड उनको हंट कैसे करते हैं? क्योंकि इसमें जाहिर है कि खास बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए। हम इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो डू यू फाइंड उनके लिए कोई आप डाइट प्लान बता करते हैं? ये बड़े कमजोर नौजवान हमारे अब ऊपर आ रहे हैं, क्रिकेट में भी आ रहे हैं और हॉकी में भी। तो अब थोड़ी सूरत बेहतर हुई है, बिकॉज वो भी प्रोफेशनल लीग खेलने बाद जा रहे हैं जो फोरमोस्ट हैं। वॉलीबॉल में बेहतर है बाकी टीमों से, बिकॉज इस वक्त हमारी जो टीम है उसकी एवरेज हाइट 6 फुट 5 इंच है और कुछ बच्चे 6 फुट 7 इंच भी हैं। इसलिए क्योंकि वॉलीबॉल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ना सिर्फ उनकी हाइट ज्यादा हो, वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो। ये तमाम खेलों में जरूरत है इस बात की। तो वो हम टैलेंट हंट का एक प्रोग्राम हमने अपने तौर पर भी चलाया था, पिछले साल गवर्नमेंट ने भी चलाया। हम तमाम जितनी क्लब चैंपियनशिप्स होती हैं वहां से लेकर नेशनल चैंपियनशिप तक बच्चों को सपोर्ट करते हैं और यंग एज के बच्चों को सपोर्ट करते हैं। फिर अंडर 18 बच्चों का रीजनल सतह के ऊपर हम कैंप्स लगाने की कोशिश करते हैं, जहां जहां पे वॉलीबॉल का टैलेंट मौजूद है। जिनको आए आके ट्रेनिंग करें और वापस चले जाएं। और फिर उसके अंदर से फर्दर बच्चों को पिकअप करके हम नेशनल सतह के ऊपर अंडर 16,
अंडर 18, अंडर 20 और सीनियर टीम को डेवलप करते हैं। हमारी पिछले साल अंडर 16 की टीम जो है वो एशियन चैंपियनशिप में गई। हम चौथी पोजीशन में थे एशिया में, और हमने जो एशिया की चैंपियन है ईरान, उसी टूर्नामेंट की, उसको अपने ग्रुप मैच के अंदर हराया था। तो मतलब ये है कि हम हर लेवल के ऊपर बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, और कोशिश ये है कि ये वॉलीबॉल को हम ग्लोबल वर्ल्ड में पाकिस्तान का एक मुकाम, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर मानना पड़ेगा कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स, और इसमें वॉलीबॉल जो है अब दीगर खेलों की तरह आगे है, और इसमें जाहिर है कि हम तारीफ करने में थोड़े से ख्वाहिशार वाकई हुए। दिल खोल कर आपकी तारीफ करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हम यही चाहते हैं कि आप इसी तरीके से वॉलीबॉल को आगे लेके बढ़ते रहे और आपकी जो कामयाबियां हैं उनको देखकर खुश होते रहें। जनाब चौधरी मोहम्मद याकूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कराकतरा ख्यालात से हमारे रेडियो पाकिस्तान के जो वसीह तर नेटवर्क है उसके सामीन को मुस्तफीद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ये थे चौधरी मोहम्मद याकूब, चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन। सामीन कराम, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें पाकिस्तानी जो है उनकी अक्सरियत दिलचस्पी के नुक्ता निगाह से, उसको फॉलो करने के नुक्ता निगाह से शामिल हाल रहती है। पाकिस्तान की टीम जो है इंग्लिस्तान के दौरे के बाद अब जाएगी सीधा अमेरिका, और वहां पर क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला, रिकॉर्ड टीमें होंगी 20 टीमें जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत हैं, कौन कैसा खेलेगा, वो अलग बात है, लेकिन इसका जो एक बड़ा हाई इंटेलेक्ट लेवल होता है डिस्कशन का कि जो क्रिकेट का खेल है वो किस तरीके से हम सबको इकट्ठा कर लेता है, मुआशरत में क्या बेहतरी लेकर आता है, क्या मुस्बत तब्दीली आ जाती है जब मैचेस होते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जाहिर है कि ये काम किसी दानिशवर का है, किसी कालम निगार का है, जिसका ओढ़ना बछोड़ना सिर्फ पढ़ना और लिखना हो। खालिद महमूद रसूल साहब हमारे मुल्क के सबसे अव्वल के सहाफी हैं और कालम निगार हैं, टीवी पर भी हम इनको देखते रहते हैं, और एक आज मरतबा ये मेरे साथ भी पीटीवी पर शामिल हाल रहे, रेडियो पर भी जाते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम राज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, गॉड ब्लेस यू। देखिए जी, बात ये है कि किसी भी समाज का जो खेल है और इस तरह की जो तफरीही एक्टिविटीज हैं, ये उसका एक बड़ा बुनियादी जुज़्व है। अच्छा, जो फनून लतीफ़ा है वो भी इसी तरह का एक जुज़्व लायंफक है। तो खेल जो है, और खास तौर पे हमारे मुल्क में क्योंकि क्रिकेट जो है ना उसके बारे में एक जुनून है, शौक है। आप गली मोहल्लों में चले जाएं, चिलचिलाती धूप में चले जाएं तो बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं, बच्चियों ने शौक पाला है। माशाल्लाह हमारी बच्चियों की टीम भी बहुत अच्छी है। तो उस एतबार से हमारे यहाँ जो है वो जितने खेल हैं उसमें सबसे नुमाया तरीन खेल जो है वो क्रिकेट है, जिसका कि अवाम को शौक भी है, ज़ौक भी है और जुनून भी है। तो जब भी ये कोई वर्ल्ड कप होता है या किसी के साथ बायलैटरल हमारे मैचेस होते हैं या हमारी डोमेस्टिक जो क्रिकेट सीजन आता है, तो उसमें लोगों का जो ज़ौक और शौक है वो दीदनी होता है। दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-25 सालों में हमारे माशरे में कुछ तंग नजरी किस तरह की आ गई है, मसाइल का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ज्यादातर लोग जो है ना वो एक परेशानी का शिकार और एक ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जहाँ आप खुल के ताली लगा सकें, हंस सकें, लोगों के साथ बैठ सकें, एंजॉय कर सकें। तो ये क्रिकेट मैच जो है ये बुनियादी तौर पे एक वेंटिलेशन फराहम करता है, एक मौका ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करता है कि ये भले T20 के मैचेस हों या वर्ल्ड कप के मैचेस हों या हमारे डोमेस्टिक सीजन के मैचेस हों, तो ये एक वो यूनिक मौका फराहम करता है कि जहाँ अपनी दुख परेशानियां भूल के और दबा के आप देखते हो, उसको एंजॉय करते हो। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ हालांकि क्रिकेट पिछले कुछ सालों में कम भी खेली गई, अब उसका दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइवल हुआ। तो ये लोगों के लिए एक तफरीही एतबार से, उनके मिजाज के लिए ये एक इंतहाई उम्दा एक्टिविटी है। आप तजवीज पेश कीजिए जो क्रिकेट बोर्ड के करता रहता है, किस तरीके से इसे इंडिया ने एक्सप्लॉइट किया है। हमारी क्रिकेट तारीख है वो उनसे बड़ी ग्लोरीफाई है। देखिए जी, बात यह है कि जो खास तौर पे जो क्रिकेट है कि ये जनूबी एशिया में जितने भी मालिक हैं, भारत है, पाकिस्तान है, इवन अब तो अफगानिस्तान भी, और उसके बाद बांग्लादेश भी, श्रीलंका, ये लोगों के दिलों के बहुत करीब है और बड़े हम इसमें जज्बाती तौर पे इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमने देखा ये है कि खेले जो है उससे बहुत हद तक जब बैनी वाले कुछ दुश्मनी या मसाइल आते हैं तो वो बाद का चीजें जो है ना उसका एक असर अंदाज होना शुरू हो जाता है। और भारत का क्योंकि वो एक $multi-billion और असर रसूख क्रिकेट की दुनिया में खास तौर पर सबसे ज्यादा है,
उसका उसने एक्सप्लॉयटेशन भी की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा तहम्मुल ठहराव से दे हैव होल्डिंग द ग्राउंड और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने लिए रिवाइवल का एक मकाम जो है ना पैदा किया। दूसरा ये हुआ है कि जो इंडिया की क्रिकेट है उसके बारे में भी अब जो पिछले कुछ अर्से से करप्शन की दास्तान में, गुलाब की दास्तान में और उसका जो डार्कर साइड है वो भी दुनिया के सामने ऐसा आना शुरू हुई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का यही है कि डिप्लोमेटिकली वी शुड बी ऑन द राइट साइड, वी शुड बी ओपन। खेल को सिर्फ खेल, इसमें सियासत को हमें अलग करना चाहिए और उसमें ये है कि हम अपना सिर्फ और सिर्फ खेल के लिए ही अपना एक न्यूट्रल एक एस्पेक्ट और एक बेहतर पुरअमन चेहरा जो है ना वो दुनिया के सामने और इसमें बात की आखिर में मुझे लगता है कि अब हम आपको मुसलसल आपका वक्त लेते रहेंगे गाहे गाहे। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने गराकत ख्यालात से हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन को आगाह किया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज जी। ये थे जनाब खालिद महमूद रसूल। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से हम बड़े पुरुमीद हैं। तस्वीर के दोनों रुख दिखाना भी असल जरूरी होता है ताकि मुमकिन तौर पर आप किसी ऐसी सूरत हाल में जब देखें कि टीम परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही तो ज्यादा हैरान और परेशान ना हो। ये क्रिकेट का खेल है, इसमें सब कुछ होता रहता है। हमें अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर रेहान अहमद ने, जो कि एक आला पाया के डाटा एनालिस्ट है। ये बड़ी अब एक प्रेस्टिजियस पोजीशन हो गई है ग्लोबल स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में भी इसकी अहमियत है। अब तो सिलेक्टर्स भी ऐसे माहिर बन रहे हैं जिनकी इस शोबे में बड़ा एक नाम है। तो हम खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर रेहान अहमद को। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में ज़ाहिर है कि अब आगाज होने वाला है। पहला मैच जो है ज़ाहिर है कि वो एक ऐसी टीम के साथ है जो कि कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, बट आप क्या समझते हैं कि क्या हमें तवक्को करनी चाहिए? बहुत ज्यादा बुलंदोबाला हमें दावे नहीं करने चाहिए टीम की 100% जीत के हवाले से। बिल्कुल, आपने बड़े वैलिड क्वेश्चन आ गया कि हमें रियलिटी चेक और जो है ना बड़ा ऑनेस्ट होके एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, बीइंग अ पेट्रियट आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, दिल भी करता है, ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान जीते। लेकिन अगर आप लीड अप या बिल्ड अप देखें लीडिंग टू द 2024 वर्ल्ड कप विच इज बीइंग हेल्ड इन अमेरिका, और ये भी एक अच्छा बड़ा ओमेन है आप ही के साथ से कि अपने सामीन को कि क्रिकेट नाउ इज बिकमिंग अ ग्लोबल स्पोर्ट्स, कि ये एशिया से और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से निकलकर अब अमेरिका और फार ईस्ट अमेरिकन कंट्रीज में भी ये फैल रही है। और ये अब आप करंट टूर्नामेंट के फॉर्मेट को देखें तो पाकिस्तान ग्रुप ए में प्लेस्ड है, उसके साथ पाकिस्तान के साथ 3 विनर्स हैं और इंडिया की टीम है। तो पाकिस्तान का अगर आप बिल्डअप और लीडअप देखें तो 2022 का जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला T20 का, इसमें पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की डिस्पाइट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, somehow they made to the final, they fought resiliently but then they lost to England। उसके बाद पाकिस्तान ने अभी तक 21 मैच खेले हैं, 8 जीते हैं और 13 हारे हैं। इसमें राजा साहब जब से जो वरिंग फैक्टर है, आपने अफगानिस्तान से मार्च में 2023 में सीरीज खेली, 2-1 से हारे। न्यूजीलैंड फिर पाकिस्तान आता है अप्रैल में, फिर आप उसकी सेकंड स्ट्रिंग साइड थी 2-2 से ड्रॉ किया। फिर देन पाकिस्तान शहनशाह की कप्तानी में जाती है न्यूजीलैंड, वहां 4-1 से एक हैमरिंग और थ्रैशिंग थी। देन अगेन न्यूजीलैंड की टीम आई पाकिस्तान में PSL के बाद इस अप्रैल में, तो हमने फिर बड़ा मुश्किल 2-2 उनकी थर्ड स्ट्रिंग टीम से ड्रॉ किया। देन वी वेंट टू आयरलैंड और आयरलैंड में हम पहले मैच में हार गए। आयरलैंड की टीम रैंकिंग्स में इस वक्त पाकिस्तान से 5 रैंकिंग नीचे, पाकिस्तान नंबर 7 पे प्लेस्ड है और ये 11 पे प्लेस है। बिलो रैंक टीम से हम हारे। इवन अफगानिस्तान इज रैंक्ड एट 10। तो एक तो 6 टॉप टीम्स पाकिस्तान से ऊपर है, तो वो ये बड़ा वरिंग फैक्टर आप हारे। फिर आप करंटली अब देखें इंग्लैंड में आप 2-0 से हार गए, 2 मैचेस वॉश आउट हो गए और आप 2-0 से एक कंफर्टेबल इंग्लैंड ने आपको जो है हैमरिंग दी। और ये बड़ा अच्छा आपको एक टाइमली रियलिटी चेक मिला है कि आपके लूप होल्स क्या है, आपका टीम कॉम्बिनेशन और आपका ये जो इस फॉर्मेट को कैसे हैंडल कर रहे हैं। जैसे कल आप 15 ओवरों में आउट 18 ओवरों में आप ऑल आउट हो जाते हैं, आप आउट हो रहे हैं, ऑल आउट हो रहे हैं, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। पाकिस्तान कंसिस्टेंटली 20 ओवर भी पूरी नहीं खेल रहा। अगर आप 120 बॉल्स भी राजा साहब पूरी नहीं खेलेंगे तो आप एक कंपेटिटिव टोटल कैसे खड़ा करेंगे? अच्छा देखिए, अब डॉक्टर साहब इसमें 2 चीजें हैं, स्टार्ट्स के हवाले से भी आप आगाही फराहम कीजिएगा। शादाब, आब खान और फिर अब तो खैर अल्टीमेटली मत्ता क्या ना करता साम अयूब को रेस्ट करवाना पड़ा। इन तीनों स्पेसिफिकेशन टू स्टार्ट विद 15 में बनती थी या नहीं बनती थी? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। साइम अयूब के मैंने ना स्टैट्स निकाले हैं, उन्होंने डेब्यू से लेकर अभी तक 19 T20 खेले हैं।
और अनफॉर्चुनेट इतना अच्छा टैलेंट, 286 रन बना रहे हैं, 15.05 की उनकी औसत है, 127 का स्ट्राइक रेट है और उनका हाईएस्ट 49 है। अगर आप इंटरनेशनल में देखेंगे, एक बंदा ओपन कर रहा है T20 फॉर्मेट में, किसी भी आप टॉप क्लास जैसे रोहित शर्मा हो गया या डेविड वार्नर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के, या इंग्लैंड के जेसन रॉय हैं, या डेविड मिलान है, बटलर हो गए, मतलब वो इनिंग को कैरी करते हैं। आपका हाईएस्ट 49 है और अभी पेसर्स ने आपको या स्पिनर्स ने वर्कआउट ही नहीं किया, क्योंकि अभी इनिशियली जब बंदा स्टार्ट करता है तो उसकी टेक्निक एक्सप्लोर नहीं होती। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उनके टैलेंट से, जौहर से कोई वो बार बार रीइंफोर्सिंग द फेलियर इज नॉट अ फेयर थिंग। हाँ जी, ये खास तौर पर ये खासा है हमारे मौजूदा कप्तान का। आज आप शादाब की तरफ, शादाब फिर गुज़िश्ता शब खेले, नाकाम हुए। अब इनकी जस्टिफिकेशन, अब बड़ा ग्लोरीफाइड इनका पास्ट रहा है, मैच जितवाने वाले प्लेयर, लेकिन अब नहीं हो रहा, तो कुछ तब्दीलियां भी तो करनी चाहिए। बिल्कुल। शादाब खान इंजरी के बाद, अगर आपने क्रिकेट की खेली है, मैंने भी खेली है, मतलब आप देखें कि जो शादाब का एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा। शादाब जो फॉलो थ्रू है वो पहले होता था, अगर आप विजुअल्स देखें टीवी पे, तो वो मिडिल ऑफ द पिच में बैट्समैन जाता था। शादाब का एक्शन टूट रहा है कि वो पूरा उनका पिवट नहीं बांध रहा लेग ब्रेक का। ये हो गया। ये अब जिसे क्योंकि वक्त कम है, आपसे एक और सवाल। जी आजम खान के हवाले से आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर। जी बिल्कुल। ये जो बात बन नहीं रही, देखिए वो चाहते हैं कि उनके, अगर एज ए बैट्समैन विकेट कीपर पर भी उनके साथ प्लसेस कम है, कुछ ऐसी चीजें जो वक्त के साथ अभी इंप्रूवमेंट उनको चाहिए उसमें, एक बात। बिल्कुल। दूसरा ये है कि वो चाहते हैं कि उनके नरगे में गेंद फेंके बॉलर्स, यानी उनके मुंह में गेंद दे। ऐसा हो नहीं रहा। एक गेंद अगर खुदारा खासा हो कि बॉलर आगे कर देता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर दूसरा पीछे पटकता है और उनको उनकी सुध-बुध वही होती है कि मैंने इसको हिट आउट करना है। यानी वो भी उसी लाइन ऑफ एक्शन में है कि मैच जो खेलना है वो चौकों चौकों की मदद से खेलना। मेरे ख्याल में तो अब ये है कि ये अगर सेलेक्टर्स की ये चॉइस है कि ये एक सेकंड विकेट कीपर है, ये लॉर्ड हैरिस, इनको बहुत सभी समझना है। अभी यहाँ 22 साल के हैं, कुछ वक्त लगेगा। मुझे उनकी कोई जस्टिफिकेशन दिखाई नहीं दे रही। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। शादाब खान ट्रिमेंडस बॉल हिटिंग सॉरी आजम खान बिल्कुल ट्रिमेंडस बॉल हिटिंग टैलेंट, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगेन वो 13 मैच खेलते हैं, अभी तक 88 रन बनाए हैं। अगर आप मिडिल ऑर्डर में 9.77 की एवरेज है, 135.8 का स्ट्राइक रेट है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अगर आपकी 9 की एवरेज है तो आपकी एबिलिटी रिफ्लेक्ट नहीं होती, कि इसका मतलब है कि आप जस्ट स्टार्ट भी नहीं पूरा सही तरीके से कर रहे, लेट अलोन फिनिशिंग और स्टीयरिंग योर साइड टू अ विक्ट्री। मतलब फिर क्वेश्चन उठेंगे, आपकी टैलेंट और जो है एबिलिटी को लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे, और फिर इसी से फिटनेस के क्वेश्चन भी उठेंगे। एक और चीज भी है कि इनको देख लोगों को मोइन खान को याद भी करना चाहिए। मोइन खान ब्रिलियंट, वो और चीज से बदला हुआ जमाना, ये और दौर की पैदावार है, इनको और सहूलियात मिली है। वो ज़ाहिर के बड़ा रेस करके ऊपर है। सो इज अबाउट नदीम खान, ये बड़ी अच्छी फैमिली से इनका ताल्लुक। अल्लाह करे कि इनके लिए कोई ऐसी अरेंजमेंट हो जाए कि ये अच्छे तरीके से क्रिकेट भी खेलते रहे, इंप्रूव भी करते रहे और सर्व भी करते रहे। इस पर क्रिटिसिज्म ना हो। मेरा डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने करा ख्यालात से हमारे रेडियो पे जो सुनने वाले हैं उनको आगाह किया। बहुत शुक्रिया साहब। ये थे तजियाकार डॉक्टर रेहान अहमद। सामीन कराम, आपकी जानिब से हमारे इस रेडियो शो के हवाले से हौसला अफजाई और पसंदीदगी के पैगामात मौसूल होते रहते हैं। आप प्रोग्राम बगौर सुनते हैं और इसी हवाले से मुख्तलिफ खेलों और उनसे मुतल्लिक शख्सियात से गुफ्तगू की फरमाइश भी करते रहते हैं, जिससे हमारी रहनुमाई होती है। आपकी इस करम फरमाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर, जबकि इस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के मुंतज़िम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।